हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक्स जस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 13 विच इज़ फील्ड्स एंड फेंसेस। फर्स्ट टॉपिक इज स्कूल गार्डन। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 and 4 थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन। दे चोज अ प्लेस विच लुक्ड लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 और 4 उन दोनों ने डिसाइड किया, उन स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो एक वेजिटेबल गार्डन बनाएंगे और उन्होंने कुछ इस तरह का रीजन सिलेक्ट किया है। तो इस तरह का गार्डन वो बनाएंगे, यहाँ पर गार्डन 1 रहेगा, बीच में एक पाथ रहेगा और इस तरह से यहाँ पर गार्डन 2। स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस थॉट दैट गार्डन 1 वाज बिगर, सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन 1। सडनली नीतू सेड। तो क्लास 3 और 4 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स एक वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं। तो गार्डन कुछ इस तरह से है। तो दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो गार्डन 1 है वो ज़्यादा बड़ा है इन साइज एज कम्पेयर टू गार्डन 2। तो दोनों ही क्लास के बच्चे गार्डन 1 को लेना चाहते हैं, लेकिन नीतू कहती है आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग, क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट इफ़ यू आर राइट। तो नीतू कहती है मुझे लगता है कि दोनों ही गार्डन्स इक्वली बड़े हैं। तो ये कहती है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल एंड लेट अस फाइंड आउट इफ़ यू आर करेक्ट। हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ़ टू गार्डन्स आर इक्वली बिग? तो स्टूडेंट्स ये फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ दोनों गार्डन्स का अगर बाउंड्री निकाल लें, इसका और फिर इसका, तो क्या हम उससे पता कर सकते हैं कि दोनों गार्डन में से कौन सा गार्डन बड़ा है? आंसर इज नो। इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सपोज करो ये दो गार्डन्स हैं, ये है गार्डन 1, ये है गार्डन 2। अगर हम दोनों का पेरीमीटर निकालें तो ये जो गार्डन है इसका हर एक साइड 3 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब बाउंड्री निकालते हैं। तो इस गार्डन का बाउंड्री क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 3 + 3 विच इज़ 12 सेंटीमीटर। और ये है हमारा गार्डन 2। तो इस गार्डन का अगर हम पेरीमीटर निकालें या बाउंड्री निकालें तो वो क्या होगा? दैट इज 6 + 1 + 6 + 1। तो क्या हो जाएगा? 6 + 6 12 + 1 13 + 1 14। सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करोगे तो यू विल गेट 14 सेंटीमीटर। तो आप क्लियर कट देखो, ये जो गार्डन 2 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा, सपोज करते हैं गार्डन 2 है और ये है गार्डन 1। तो हमारा जो गार्डन 2 है उसका पेरीमीटर क्लियर कट बड़ा है, 14 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर, एंड दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ गार्डन 1। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि गार्डन 2 बड़ा हो गया साइज में गार्डन 1 से? उसके लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर हम कहते हैं लेंथ इंटू विड्थ। तो विड्थ को हम ब्रेथ भी कहते हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है स्टूडेंट्स, हम सबको पता है, जहां पर लेंथ और विड्थ दोनों का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, जो साइज होता है वो सेम होता है। मतलब स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है जहां पर लेंथ इट इज इक्वल टू ब्रेड्थ, और दूसरे रेक्टेंगल्स में लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है, उनके जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसको भी अगर हम रेक्टेंगल मान के चले, स्क्वायर भी रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है, तो इसको रेक्टेंगल मानेंगे तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हम सपोज करें ये लेंथ है तो दैट इज 3 सेंटीमीटर, और ये ब्रेड्थ है तो दैट इज अगेन 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज 3 × 3? दैट इज 9। तो एरिया को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, इसको याद रखना। एरिया को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर को हम लिखते हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और गार्डन 2 के लिए अब एरिया कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी क्या होगा? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है इस गार्डन का? 6 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ क्या है या फिर विड्थ क्या है? दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 × 1 विच इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया क्या आ गई स्टूडेंट्स? एरिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एरिया का मतलब होता है वो जो गार्डन है वो कितना रीजियन कवर कर रहा है, इसके अंदर का पोर्शन, तो इसको हम कहते हैं एरिया। तो ये इसका एरिया है जो यहाँ पर निकल करके आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। गार्डन 2 का एरिया क्या होगा? जो रीजन ये कवर करेगा, तो ये हो गया इसका एरिया, ये जो पूरा रीजन होगा। तो गार्डन 2 के केस में जो एरिया आया है, ये जो शेडेड पोर्शन है, जो रीजन ये कवर कर रहा है शेप, वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और गार्डन 1 के केस में जो एरिया आया है वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख रहे हो एरिया ऑफ गार्डन 1 इज ग्रेटर दैन द एरिया ऑफ गार्डन 2, विच मीन्स गार्डन 1 इज बिगर इन साइज दैन गार्डन 2। लेकिन अगर आप पेरीमीटर को देखोगे या बाउंड्री को देखोगे तो बाउंड्री ऑफ गार्डन 1 इट इज लेस दैन द बाउंड्री ऑफ गार्डन 2। देखो बाउंड्री ऑफ गार्डन 2 क्या है, 14 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर दैन दिस बाउंड्री विच इज 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर या बाउंड्री देख करके हम नहीं बता सकते कि कोई पीस ऑफ लैंड या कोई शेप बड़ा है या नहीं साइज में, उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। So how will Neetu find out if two gardens are equally big? By finding out the area of both the gardens। तो यहाँ पर दो gardens है ना, garden 1 garden 2, यहाँ पर भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका भी लेंथ और ब्रेड्थ वो पहले कैसे करेगी, तो उसको मेजर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेगी, यूजिंग अ मेजरिंग टेप। तो चूंकि गार्डन्स बड़े होते हैं साइज में, तो मेजरिंग टेप या फिर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से वो इसके लेंथ को मेजर करेगी। सबसे पहले तो यहाँ से ले करके यहाँ तक क्या लेंथ आया वो मेजर करेगी और वो यहाँ पर लिख लेगी, और उसका ब्रेड्थ मेजर करेगी, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक ये कितना आ रहा है उसको मेजर करेगी और नोट डाउन कर लेगी। तो फिर वो गार्डन 1 का एरिया इस तरह से कैलकुलेट करेगी, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो स्टूडेंट्स अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। रेक्टेंगल के केस में एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो वो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स में अलग होंगे, फिलहाल हम रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो इस तरह से हम गार्डन 1 का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद फिर वो क्या करेगी, गार्डन 2 का लेंथ मेजर करेगी। लेंथ का मतलब क्या होता है, जो साइड लंबी होती है तो उसको हम कहते हैं लेंथ, और जो चौड़ाई होती है उसको हम कहते हैं ब्रेड्थ या फिर विड्थ। तो इस गार्डन 2 के लिए ये है लेंथ जिसको हम कहते हैं लंबाई, और ये है विड्थ। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ये हो जाएगा विड्थ। तो उसको वो मेजर कर लेगी, तो उसको फिर वो नोट डाउन कर लेगी, इसका लेंथ ऐसे आ गया, इसका ब्रेड्थ ऐसे आ गया, और फिर गार्डन 2 का एरिया यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे, दैट विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। वैल्यूज को पुट करेंगे तो गार्डन 1 का एरिया, गार्डन 2 का एरिया, ये दोनों निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। जिस गार्डन का भी एरिया ज़्यादा होगा वो गार्डन साइज में बड़ा है। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में टेबल्स होते हैं, गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स यू कैन प्लेस ऑन इट। तो आपका जो मैथ मैजिक का बुक है, कितने इस तरह के मैथ मैजिक बुक्स आप उस टेबल में रख सकते हो, आपको बस गेस करना है। तो सबसे पहले आप गेस करो और फिर एक्चुअल में बुक्स को रख करके देखो आपका गेस करेक्ट है या नहीं। बुक शुड नॉट ओवरलैप, डू नॉट लीव गैप्स बिटवीन द बुक्स। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो बुक शुड नॉट ओवरलैप, मतलब एक के ऊपर एक बुक्स आपको नहीं रखना है। दूसरा, गैप नहीं होने चाहिए बुक्स के बीच में। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर आपने एक मैथ मैजिक बुक रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया, यहाँ पर गैप छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको एक साथ रखने हैं और इस तरह से रखने हैं कि एक बुक दूसरे के ऊपर आप ओवरलैप ना करो, दूसरे के ऊपर ना रखो। तो फिर गेस करो कितने आप ऐसे बुक्स रख सकते हो, और फिर एक्चुअल में बुक्स को रख करके देखो आपका गेस करेक्ट है या नहीं। तो इसको आपको खुद से करना पड़ेगा। आपके क्लासरूम में कितना बड़ा टेबल है वो देख करके आपको गेस करना है। फिर एक्चुअल में बुक्स को रख करके देखो, अपने फ्रेंड से आप बुक्स बोरो कर सकते हो और फिर उनको रख करके देखो आपका गेस करेक्ट है या नहीं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स। अगर आपने जितना गेस किया है और एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स सेम है तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स, इट विल बी 0। अगर आपका जो गेस है वो अलग है एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स जो आप टेबल में रख पा रहे हो उससे, तो फिर आप डिफरेंस निकाल दो और जो भी डिफरेंस है उसको यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट इज नाउ लुक फॉर अनदर टेबल, इज दिस टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल। तो फिर आप कोई दूसरा टेबल देखो, हो सकता है आप टीचर्स टेबल को पिक कर सकते हो। इस एक्टिविटी को अपने फ्रेंड्स के साथ करो। तो इफ़ इट इज़ नो देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस एक्टिविटी। अगर जो नया टेबल है वो पुराने टेबल जितना ही बड़ा है तो उतने ही बुक्स उसमें रखेंगे। तो कोशिश करो जो नया टेबल है वो पुराने वाले टेबल से या तो साइज़ में बड़ा हो या तो छोटा हो। मेक अ गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स कैन बी केप्ट ऑन दिस टेबल। उसके बाद फिर से आप गेस करो कितने मैथ मैजिक बुक्स आप उस नए टेबल पर रख सकते हो। चेक इफ़ योर गेस वॉज करेक्ट। उसके बाद आप अपने गेस को चेक करो। हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स कुड यू कीप। तो चेक करके फिर फाइनली देखो एक्चुअल में आप कितने बुक्स वहाँ पर रख पा रहे हो। द डिफरेंस बिटवीन द साइजेज ऑफ टू टेबल्स इज डैश बुक्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपको क्या करना है, अगर जो नया टेबल है वो पुराने वाले टेबल के जितना ही साइज में है
तो फिर जो नंबर ऑफ मैथ बुक्स पुराने टेबल में रखोगे और नंबर ऑफ मैथ बुक्स नए टेबल में रखोगे, दोनों ही सेम होंगे। तो उस केस में डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ टू टेबल्स इज 0 बुक्स लिखोगे। डिफरेंस क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक हमने नए टेबल में नहीं रख पाए, जितना पुराने टेबल में रखा था उतने ही नए टेबल में रखे हैं, तो डिफरेंस क्या आया, 0 आ गया। लेकिन अगर जो नया टेबल है वो पुराने टेबल से छोटा है साइज में या साइज में बड़ा है, तो फिर जो नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स आप पुराने टेबल में रखोगे, नए टेबल में रखोगे, वो भी अलग रहेगा पुराने वाले टेबल से। तो फिर कितना, अगर नया वाला टेबल पुराने वाले टेबल से साइज में बड़ा है तो एक्स्ट्रा मैथ्स बुक रखने लगे पड़ेंगे, तो कितने एक्स्ट्रा मैथ्स बुक आप रखोगे उसका डिफरेंस आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर जो नया वाला टेबल है वो पुराने वाले टेबल से साइज में छोटा है तो आपको कम मैथ्स बुक लगेंगे उस टेबल में रखने के लिए, तो फिर उस केस में कितने मैथ्स बुक लगे और क्या डिफरेंस निकल करके आया, कितने कम बुक्स आपने वहाँ पर रखा है, तो उस डिफरेंस को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स कैन बी कवर्ड विद 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर्स हम सब लेते हैं, एक न्यूज़पेपर लो और जो 1 शीट, पूरा शीट ऑफ न्यूज़पेपर है, वहाँ पर कितने मैथ मैजिक बुक्स आप रख सकते हो। एक बार आप गेस कर लो और फिर एक्चुअल में चेक करके देखो आपका गेस करेक्ट है या नहीं। ट्राई कवरिंग योर मैथ मैजिक बुक विथ हाफ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद जो न्यूज़पेपर है फुल शीट, उसको आप टीयर कर लो और उसका एक हाफ शीट ले लो और फिर अपने मैथ मैजिक बुक को कवर करने की कोशिश करो उस हाफ शीट से। आप देखो कर पा रहे हो या नहीं। कैन यू कवर योर बुक विद अ स्मॉलर शीट। उसके बाद आप जो हाफ शीट था उसका भी हाफ कर सकते हो, उसको 2 पार्ट्स में फोल्ड करके उसका भी हाफ शीट ले लो और देखो क्या उस हाफ शीट के सहारे आप अपने मैथ मैजिक बुक को कवर कर पा रहे हो या नहीं। तो उस हिसाब से इस एक्टिविटी को कर लो। नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट विच कैन कवर योर बुक, चेक इफ़ योर फ्रेंड यूज्ड अ स्मॉलर शीट देन यू डिड। तो आपको स्मॉलेस्ट शीट फाइंड आउट करना है जिसकी मदद से आप अपने मैथ मैजिक बुक को कवर कर पाओगे और आप चेक करो क्या वो सबसे स्मॉलेस्ट है, क्या आपका फ्रेंड जो शीट यूज़ किया है, जो स्मॉलेस्ट शीट यूज़ किया है, क्या वो आपके शीट से छोटा है या बड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को आप फाइंड आउट करो। विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में एक एक्टिविटी है जहाँ आपको लीव्स कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, प्लेस each of them here on this squared sheet, trace out their edges and check how many squares are there in each leaf। तो स्टूडेंट्स आपको लीव्स कलेक्ट करने हैं, ज़रूरी नहीं है आपके लीव्स इसी शेप के हों, आपके लीव्स का जो शेप एंड साइज होता है वो अलग हो सकता है। कुछ बड़े लीव्स कलेक्ट करो, कुछ छोटे लीव्स कलेक्ट करो गार्डन से और फिर इस पेपर के ऊपर रखो और उसके एजेस को ट्रेस करो। तो एजेस को आप कैसे ट्रेस करोगे, सपोज करते हैं आपने इस तरह का एक लीफ लिया, उसको यहाँ रख दिया, तो यूजिंग योर पेंसिल आप इस तरह से उसको ट्रेस कर लो एजेस के अलॉन्ग और फिर उस लीफ को वहाँ से हटा दो। तो आपको इस तरह का एक आउटलाइन मिल जाएगा, लीफ का बाउंड्री मिल जाएगा। सारे लीव्स के लिए आप यही काम करो। विच इज़ द बिगेस्ट लीफ, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ। फिर आपको फाइंड आउट करना है बिगेस्ट लीफ क्या है, स्मॉलेस्ट लीफ क्या है। तो एक तो आप गेस करके फाइंड आउट कर सकते हो कि सबसे बड़ा लीफ क्या है और सबसे स्मॉलेस्ट लीफ क्या है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं हर लीफ में। हम मान लेते हैं कि आपके जो लीव्स हैं वो कुछ इसी तरह के थे फॉर एग्जांपल, और आउटलाइन एजेस का आउटलाइन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ड्राइंग्स मिले हैं। तो 1 2 3 4 लीव्स हैं, हम इन्हीं में फाइंड आउट करते हैं कि इन चारों में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है। तो आप देखोगे कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो कितने कवर्ड हो रहे हैं, उन स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, आधे से ज़्यादा स्क्वायर्स अगर इस लीफ के अंदर हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे, अगर आधे से ज़्यादा स्क्वायर का पोर्शन इस लीफ से बाहर है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जो स्क्वायर है इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा, तो ये कौन सा स्क्वायर हुआ, ये वाला स्क्वायर है, तो इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा इस लीफ के अंदर है तो इसको इंक्लूड कर लो। ठीक उसी तरह से अगर हम इस वाले स्क्वायर को देखें तो इसका भी आधा से ज़्यादा पोर्शन इसके अंदर है तो इसको भी इंक्लूड कर लो। ठीक उसी तरह से उन सारे स्क्वायर्स को आप इंक्लूड कर लो जिसका आधा से ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर है। कुछ स्क्वायर्स तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से इसके अंदर है, उनको तो आप मस्ट है इंक्लूड करो। नेक्स्ट ये वाला स्क्वायर अगर देखोगे तो इसका छोटा सा पोर्शन अंदर है, मैक्सिमम पोर्शन बाहर है, इसको एक्सक्लूड कर दो। अगर इसको देखो तो इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन लीफ के बाहर लग रहा है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट इसका भी आधा से ज़्यादा पोर्शन बाहर लग रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे।
सिमिलरली इसको और इसको, ये दोनों स्क्वायर्स को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके आधे से ज़्यादा पोर्शन बाहर लग रहे हैं हमें। तो अब हम काउंट करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हम सारे लीव्स में पहले काउंटिंग स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर एक साथ में काउंटिंग करेंगे। अगर इस वाले लीफ को देखें तो कौन कौन से स्क्वायर्स हम इंक्लूड करेंगे, तो जो बड़े वाले स्क्वायर्स हैं उनको तो सबसे पहले आप इंक्लूड कर लो, क्योंकि क्लियर कट आधे से ज़्यादा या फिर पूरी तरह से ही वो स्क्वायर्स इसके अंदर हैं। नेक्स्ट बाकी स्क्वायर्स को देखते हैं, तो क्या इसे हम इंक्लूड करें, एकदम करेक्ट, इसको भी करेंगे। क्या इसको करें, तो आधे से ज़्यादा पोर्शन लीफ के अंदर है, इसको भी इंक्लूड करो। इसको एक्सक्लूड कर दोगे, क्यों, क्योंकि इसका मोर देन हाफ लीफ से बाहर है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे हम इंक्लूड करेंगे, क्लियरली आप देख सकते हो इसका आधा से ज़्यादा लीफ के अंदर है, और इस वाले स्क्वायर को भी हम इंक्लूड करेंगे, सेम रीज़न। नेक्स्ट अगर इस लीफ को देखें तो जो बड़े वाले स्क्वायर्स हैं जो पूरी तरह से इसके अंदर हैं या फिर क्लियरली आधे से ज़्यादा पोर्शन इसके अंदर है, उनको आप इंक्लूड कर लो। और बाकी स्क्वायर्स को देखते हैं, तो ये वाला स्क्वायर, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। क्या हम इसको इंक्लूड करें, आंसर इज़ नो, बहुत ही छोटा पोर्शन लीफ के अंदर है। सिमिलरली ये सारे स्क्वायर्स और ये सारे स्क्वायर्स, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इस वाले लीफ को देखें तो ये सारे स्क्वायर्स इसके अंदर हैं, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। क्या हम इसको इंक्लूड करें, तो ये अप्रॉक्सीमेशन का बात है स्टूडेंट्स, आपको अंदाज़ लगा के इसको करना है। इसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन लीफ के अंदर है। बाकी और कोई स्क्वायर मुझे नहीं लग रहा है जो इंक्लूड करने लायक है। तो अब काउंट करते हैं, तो इस वाले लीफ को काउंट करते हैं कितने स्क्वायर्स हुए हैं। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट इसको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट अगर इस लीफ को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इस लीफ को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो लीफ है, दिस इज़ द बिगेस्ट लीफ अमॉन्ग ऑल दीज 4 लीव्स, और ये जो लीफ है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ अमॉन्ग ऑल दीज। तो इस एक्टिविटी को आपको खुद से करना है, आपको लीव्स उठाने हैं गार्डन से, इस शीट ऑफ पेपर के ऊपर रखना है, और फिर कितने स्क्वायर्स आउटलाइन बनानी है, और फिर वो कितने स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं उनको काउंट करना है, और फिर फाइंड आउट करना है कौन सा बिगेस्ट लीफ है, कौन सा स्मॉलेस्ट लीफ है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर। तो ये एक बिग ग्रीन स्क्वायर है, यहाँ पर कितने छोटे स्क्वायर्स हैं ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर हमको फाइंड आउट करना है। कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विदाउट काउंटिंग ईच। तो दो तरीके हैं करने के, एक है पहला तो आप हर एक स्क्वायर को काउंट करो। कैसे करोगे, तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो यहाँ पर काउंट करके टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर कितने आ गए, 36 स्मॉल स्क्वायर्स। तो यहाँ लिखो 36 स्क्वायर्स। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विदाउट काउंटिंग ईच। आंसर इज यस। कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं और हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो दिस इज़ 1 रो, दिस इज़ 2nd रो, दिस इज़ 3rd रो, इस तरह से कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 6। और बस देख लो हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं, तो हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और हर एक रो में 6 स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 36 स्क्वायर्स। तो दोनों ही केस में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए 36। एक तो काउंटिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो और एक डायरेक्टली कर सकते हो, दैट इज़ सिंपल बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड।
नेक्स्ट इज गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल, राइट योर गेस हियर। तो यहाँ पर हमें गेस करना है कितने नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, साइड 1 सेंटीमीटर। जब हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, उसका क्या मतलब हुआ, इस स्क्वायर का एक साइड है 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो कितने ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। तो गेस करके बताओ स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आपको सिखाया था टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट कर लो और हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं वो काउंट कर लो, तो डायरेक्टली आप गेस करके फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो 1 रो होगा, सेकंड रो कुछ यहाँ पर होगा, फिल किया नहीं है, हमको फिल करना है, लेकिन उससे पहले हम गेस कर रहे हैं। तो एक रो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4, और हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं, स्मॉल स्क्वायर्स हैं, उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तो एक रो में अगर 8 है तो हर रो में 8 ही होंगे, क्योंकि आप इक्वल साइज के स्क्वायर्स बना रहे हो। सारे स्क्वायर जो साइज है वो इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होंगे, यहाँ पर भी 8 होंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं, व्हाट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 4 8 ज़ा 32। टेबल्स आपने, मैंने आशा करता हूँ, याद कर चुके होंगे। तो हमारा गेस है कि टोटल यहाँ पर 32 स्मॉल स्क्वायर्स होंगे। चेक योर गेस बाय फिलिंग इट विथ स्मॉल स्क्वायर्स। तो अब हम गेस को चेक करते हैं, इसको फिल करते हैं विथ स्मॉल स्क्वायर्स। तो आप भी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने स्मॉल स्क्वायर्स फिल कर दिए हैं, आपको भी इसे करना है। फिल करते टाइम ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइंस बनाने हैं और यूजिंग अ रूलर आप बनाना, ताकि हर स्क्वायर का जो साइड है वो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाए। तो अब आप काउंट करके चेक कर सकते हो, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 32। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस, ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो इस पिक्चर को हमें डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल पीसेस एंड ईच पीस शुड हैव सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो सबसे पहले कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि अगर इसको 4 पीसेस में डिवाइड करेंगे तो हर पीस में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 12। और इसको कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, 3। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिवीजन नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है एन ईजियर वे टू डिवाइड। तो कैसे हम बड़े और छोटे नंबर्स को आसानी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देख लो और आप बहुत ही आसानी से डिवीजन कर पाओगे। तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को वहाँ से आप पढ़ लेना। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 होता है। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हर पार्ट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर्स। हर एक पार्ट में 3 स्क्वायर्स आएंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो एक पार्ट को कुछ इस तरह डिवाइड करते हैं। ये क्या हुआ, तो स्टूडेंट जब मैं ऐसे लिखूंगा तो आप समझना कि ये 3 स्क्वायर्स हैं उस पार्ट का हिस्सा। तो अगर मैं इसको अलग कर दूं तो मतलब समझ लो कि मैंने एक पार्ट बनाया है जो इस तरह दिखता है, कुछ इस तरह से, और उसमें ये 3 स्क्वायर्स आते हैं। तो आगे से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो आप समझ जाना ये 3 स्क्वायर्स उस पार्ट का हिस्सा है। तो ये हो गए, और अभी तक एक पार्ट बने हैं, हमको टोटल 4 पार्ट बनाने हैं और हर पार्ट की साइज़ होनी चाहिए 3। तो नेक्स्ट पार्ट कैसे बनाऊंगा, तो इस पार्ट को ऐसे बना सकता हूँ, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसकी भी साइज़ क्या हो जाएगी, 1 2 3 स्क्वायर्स। नेक्स्ट एक पार्ट और बना सकता हूँ इस तरह से, तो 1 2 3 ये जो पार्ट हो गया, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट हो गया ये पार्ट, तो इसको अलग कर सकते हो और नेक्स्ट एक पार्ट ऐसे बना सकते हो। तो ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो पोर्शन है ये। तो इस तरह से हमने 1 2 3 और 4 पार्ट्स बना लिए हैं। इनको आप कट करके अलग कर सकते हो। हर पार्ट की साइज क्या है, 3 स्क्वायर्स। नेक्स्ट इज पजल अ हाउस एंड द वेल। राघवन हैज़ अ पीस ऑफ लैंड। राघवन के पास एक पीस ऑफ लैंड है जो कुछ इस तरह दिखती है। इस पीस ऑफ लैंड में 4 हाउसेज हैं और एक वेल है। स्टोरी पढ़ते हैं।
देयर आर 4 हाउसेस ऑन हिज लैंड एंड इन द मिडिल देयर इज अ वेल, बीच में एक वेल है। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमॉन्ग हिज 4 चिल्ड्रन, राघवन के 4 चिल्ड्रन हैं और ही वॉन्ट्स टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमॉन्ग हिज 4 चिल्ड्रन, चारों बच्चों में वो इस लैंड को इक्वली डिवाइड करना चाहता है। ईच शुड गेट 1 हाउस एंड बी एबल टू यूज द वेल विदाउट एंटरिंग द अदर्स लैंड, तो वो इस तरह से इसको डिवाइड करना चाहता है। सबसे पहले तो इक्वल डिवीजन हो, इक्वल लैंड सबको मिले। दूसरा, कुछ इस तरह से डिवीजन करे कि सारे लोग वेल को यूज कर सके अपने ही लैंड में जा करके, दूसरे के लैंड में एंटर ना करके अपने ही रीजन में उसको ये वेल यूज करने का मौका मिले, उसको इस तरह से डिवाइड करना है। विदाउट एंटरिंग इनटू अदर्स लैंड, कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड, गिव डिफरेंट कलर्स टू ईच वन शेयर। तो स्टूडेंट्स, हमें राघवन की मदद करनी है इस लैंड को डिवाइड करने में इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड इस तरह से करना है कि हर एक लैंड इस वेल से कनेक्टेड हो, जो हर एक बच्चा रहेगा वो अपने ही लैंड में इस वेल को यूज़ कर पाएगा विदाउट एंटरिंग इनटू अदर्स लैंड। तो वो कैसे करेंगे डिवीजन? तो सबसे पहले तो एक बार काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 16। ये तो हमने काउंट करके फाइंड आउट किया, लेकिन अगर हम डायरेक्टली फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4। और हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं? तो 1 2 3 4, अगेन हर रो में 4 स्क्वायर्स हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लो, यू विल गेट 16। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक और वीडियो बनाया है, एन ईजियर वे टू मल्टीप्लाई, उसको भी पढ़ लेना, उसको भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर भी कितने आ गए? 16। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। अब हमको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है 16 और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 16, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 4। तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? तो अगर आपको डिवीजन आता है, मैंने सिखाया भी है, तो अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो 16 डिवाइडेड बाई 4 आपको मिलेगा 4। तो मतलब कि जब 16 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट की वैल्यू आएगी 4। मतलब क्या हुआ? हर बच्चे को यहाँ पर 4 स्क्वायर्स मिलेंगे, लेकिन डिवाइड हमको इस तरह से करना है कि वेल तक कनेक्टेड हो, उनका जो भी रीजन रहेगा इस कुएं तक कनेक्शन रहे। तो सबसे पहले इस वाले वेल को कनेक्ट करते हैं। तो इसको हमें 4 स्क्वायर्स देने हैं। 4 स्क्वायर्स में एक घर होना चाहिए और कुएं तक कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले स्क्वायर से स्टार्ट करूं और ये सब कुछ एक पार्ट में डिवाइड कर दूं और एक बच्चे को दे दूं, तो उसको कितने स्क्वायर्स मिले? 1 2 3 4। और फिर ध्यान से देखना, उसको एक घर भी मिल गया और वो यहाँ से चल करके यहाँ कुएं तक जा सकता है, अपने ही लैंड में वो घूम सकता है, कुएं का प्रयोग कर सकता है बिना किसी दूसरे बच्चे के लैंड में गए हुए। तो ये एक हो गया। दूसरा, अगर मैं लैंड को इस तरह डिवाइड करूं 1 2 3 4, तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये चारों स्क्वायर्स मैं एक दूसरे बच्चे को दे दूंगा, तो उसको भी एक घर मिल गया। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 4 मिल गए और वो यहाँ पर इस तरह से घूम करके कुएं का पानी पी सकता है या कुएं का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से हो गए। अब 2 बच्चे और बचे हैं, उनको कैसे डिवाइड करेंगे? तो एक को कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स उसको कितने मिल गए? 1 2 3 4। तो वो यहाँ पर घूम सकता है और इक्वली लैंड उसको मिल गया है, 4 स्क्वायर्स मिले हैं, एक घर भी मिल गया और यहाँ से कुआं भी उसको मिल गया। तो बिना दूसरे के लैंड में गए या बिना दूसरे के रीजन में गए वो कुएं को इस्तेमाल कर पाएगा। और फिर फाइनली एक और बचा है, तो उसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान से ये देखना, यहाँ पर भी 1 2 3 4 स्क्वायर्स हो गए हैं, एक घर भी उसको मिल गया और यहाँ पर वो कुएं का पानी भी इस्तेमाल कर पाएगा विदाउट गोइंग और विदाउट एंटरिंग इनटू समवन एल्सेस लैंड। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बट क्या यही एक सोल्यूशन है? आंसर इज नो। और भी तरीके हैं, तो आप और भी तरीकों को ढूंढो और इस लैंड को डिवाइड करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 13। यहाँ पर हमारा चैप्टर 13 खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 14। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।